तैयारी स्टार्ट। महोदय, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देश भी हैं जिन्होंने अपनी मुद्राओं का इतना अवमूल्यन कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें अपने निर्यात व्यापार में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा अभी मंत्री महोदय ने भी कहा। लेकिन मैं अपने वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में विकट विरासत को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को नियंत्रण में रखा। हम समझते थे कि पोखरण में अणु परीक्षण के पश्चात दुनिया के अनेक राष्ट्र हम पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। इसकी चिंता हमने इस सदन में भी की थी कि इस आर्थिक प्रतिबंध का क्या प्रभाव होगा। पैरा वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने देश को ये आश्वासन दिया था कि हम अपने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत मानकर चलते हैं कि इन सारी परिस्थितियों का दुनिया के लोगों के दबावों का प्रभाव इस देश पर कम से कम होगा, इस बात का प्रयास किया जाएगा। मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश ने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने कदम आगे बढ़ाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमेशा हम इस बात को बड़े ध्यान से कहते हैं कि हमें अपने देश के विकास के लिए विदेशी पूंजी चाहिए। केवल 2-3 विषयों पर बात करके मैं अपना कथन समाप्त करना चाहता हूं। पैरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में उदारीकरण की नीति आरंभ में मनमोहन सिंह जी के समय शुरू की गई थी। 1,10,000 छोटे बड़े उद्योग लगाने की बात रखी गई थी। वास्तव में कितने रुपए का निवेश इसमें हुआ, अगर हम इसका अंदाजा लगाएंगे तो हमें वास्तविकता का पता लग जाएगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारे कार्य केवल कागज पर रह गए हैं। न तो कोई नए उद्योग लगा पाए और न ही पैसा आ पाया, लेकिन एक दुखदाई स्थिति बन रही है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा कि टाटा समूह ने अपने पूरे के पूरे सीमेंट उद्योग को विदेशी कंपनी को बेचने का निर्णय किया है। इसी प्रकार अनेक कंपनियां खरीदी जा चुकी हैं। पैरा महोदय, जब मंत्री जी बजट सत्र में अपना भाषण कर रहे थे तो देश की जनता के सामने उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और इस देश के जो दूसरे लोग हैं उन सब के लिए वायदे किए थे। अभी माननीय सदस्य किसानों की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों की जो उपज होती है उनको उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे होगा? भारत सरकार कहती है कि किसानों के लिए हम पूरे खाद की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब किसान खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको खाद नहीं मिलता है। हमारे जो कारखाने हैं बिहार में पैसे के अभाव में उनकी स्थिति ठीक नहीं है।
आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और इसलिए वह कारखाने जिस गति से चलने चाहिए, जो उनकी क्षमता है, जिस क्षमता में उत्पादन होना चाहिए, उस क्षमता में वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो उपज कैसे बढ़ेगी? और अब तो पेटेंट भी आपने ला दिया है, पास भी करा दिया है। किसानों को अपना बीज भी नहीं मिलेगा। विदेशी बीज के लिए किसान निर्भर रहेंगे और जब बीज नहीं मिलेगा तो फिर किसान उत्पादन कैसे कर पाएंगे और कैसे उनको उनके उत्पादन का मूल्य मिलेगा। पैरा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट सत्र में वायदा किया था, उस वायदे को उन्होंने रत्ती भर भी पूरा नहीं किया। महंगाई के संबंध में मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जनता ने तो महंगाई की मार झेली। इन्होंने भी महंगाई की मार बुरी तरह झेली है। दिल्ली इनके हाथ से चला गया, राजस्थान इनके हाथ से चला गया। इसलिए मैं महंगाई के संबंध में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। महोदय, मैं उत्तरी बिहार से आता हूँ और वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। नेपाल से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलकर उत्तरी बिहार में आती हैं और हर वर्ष अपने साथ बाढ़ लाती हैं, पानी लाती हैं, बालू लाती हैं और यह सरकार बिहार को बांटने की बात कर रही है। वास्तव में सत्य यह है कि भारत सरकार बिहार का विभाजन अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहती है, जो उचित नहीं है। स्टॉप।